अब ये बताएं, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, ये भी। यस सर। ऑल राइट। कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम हो गया था। एनीवेज, अच्छा भी देखें, लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी फ्राइडे को, तो उस क्लास में जो है लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी फ्राइडे को, उसमें डिसाइड हुआ था कि जो है वो आप लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। और शायद वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 11, 12, 13 थी मेरे ख्याल से। तो मुझे सही याद है तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 11, 12, 13 थी शायद। क्या आप लोगों ने वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज की? अभी क्या आप लोगों ने प्रैक्टिस एक्सरसाइज की हो? और इतना से आप केमिस्ट्री कर रहे थे, तो फिर आप केमिस्ट्री की क्लास नहीं छोड़े, फिजिक्स क्लास नहीं है आप? इसके अलावा और बाकी लोग? और बाकी लोग बताएं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करनी थी 11, 12 एंड 13। हाँ जी, प्रैक्टिस 11 है। ऑल राइट। अब जिन लोगों ने नहीं किया उनसे तो बात करना बेकार है, लेकिन जिन लोगों ने प्रैक्टिस एक्सरसाइज की है वो लोग जो है जरा देखें प्रैक्टिस 11 से। मैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस बोलते जा रहा हूँ। आपको जो प्रॉब्लम्स हुए, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, वो आप मुझसे मालूम करते हैं। पहला सवाल में कोई इशू है किसी को? जिन्होंने सॉल्व, उनसे बात कर रहा हूँ। जिन्होंने सॉल्व भी नहीं किया हो तो उनको तो हर सवाल में इशू सर होगा। इसका डी पार्ट लगा है लेकिन इसका कंफर्म नहीं है आंसर। तो भाई इसके पीछे आंसर दिए गए तो है तुम्हें। तुमने अगर प्रैक्टिस एक्सरसाइज की होती है तो तुम्हें पता होगा ना कि इसके आंसर्स जो है वो दिए हुए आंसर में हैं, तो उसके सारे आंसर आखिर पहले सर का वो आंसर तो डी है, थे सही है। लेकिन एक बार आप सही से समझा दें तो। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है मतलब तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो उसके बारे जी। में। ऑलराइट, मैं समझा देता हूँ। इसमें कह रहा है कि अपथ्रस्ट का कॉज क्या होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि अपथ्रस्ट का असल कॉज ये होता है कि टॉप पर और बॉटम पर डिफरेंट प्रेशर लगता है लिक्विड्स में, इसलिए जो है अपथ्रस्ट पैदा होती है। तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसे लिखा हुआ है, there is a difference in water pressure acting on the top and bottom of the submersible। तो टॉप पर और बॉटम पे अलग अलग प्रेशर लग रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे अपथ्रस्ट पैदा हो रहा है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम है किसी को? जी सर, 3 का थोड़ा समझा दें, 3 और 4। थ्री में कह रहा है कि एन एयर बबल इन अ टैंक ऑफ वाटर इज राइजिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बबल आर एक्स, वाई एंड जेड एज टू। व्हाट डिस्क्राइब्स द थ्री फोर्सेस? देखें, जब एयर बबल जो है ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगी वो तो जाहिर है कौन सी होगी? वो थ्रस्ट होगी। ठीक है। और नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगी उनमें से एक वेट होगी और एक जो होगा वो फ्लूइड फ्रिक्शन होगी। तो बाइस का वेट होगा, इसलिए क्योंकि एयर बबल का वेट तो ना होने के बराबर होगा ना, तो स्मॉलेस्ट फोर्स जो वेट होगी। लेकिन एयर सही। बबल का सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है ना। सरफेस एरिया तो उसका अच्छा खासा है, तो फ्लूइड फ्रिक्शन तो अच्छी खासी लगेगी उसके ऊपर।
और सही चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है तो अब थ्रस्ट वेट प्लस फ्रिक्शन दोनों की सम के बराबर होगी, यानी कि टोटल अपवर्ड फोर्स बराबर होगी टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो x अब थ्रस्ट है, y वेट है और z फ्रिक्शन है, और x बराबर होगा किसके, y प्लस z। अब ऐसे देखें ठीक कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, z इज विस्कस ड्रैग, सही बात है, ऐसे y इज वेट, सही बात है, x इज अप थ्रस्ट, बिल्कुल सही बात है, एंड x इज इक्वल्स टू y प्लस z, बिल्कुल सही बात है, सही यही आंसर होगा। ये में सारी बातें सही लिखी हैं, ये आंसर हो जाएगा। और बोले क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8। सर 5 और 6 ही समझा दो। 4 में क्वेश्चन नहीं है, 5 समझा दूं। 5 में कह रहा है कि 3 forces acting on a hot air balloon that is moving vertically are its weight, the force due to air resistance, and the upthrust force. The hot air balloon descends vertically at constant speed. The force of air resistance on the balloon is F. Which weight of material must be released from the balloon so that it ascends vertically at the same constant speed? ये देखिए, आप में से जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया वो भी ट्राई करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। 1 मिनट देता हूँ मैं आपको, थोड़ी सी कोशिश करें इसको सॉल्व करने की। हाँ भी कुछ समझ में आया किसी के? आई होप के समझ में नहीं आया होगा किसी के। चलें है, करते हैं इसको। ये देखिए, एक हॉट एयर बलून है, वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये चाहिए। एक हॉट एयर बलून है, वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, सही है। ठीक, ये कह रहा है कि हॉट एयर बलून है, एक हॉट एयर बलून है सारा है। अब ये हॉट एयर बलून जो है, ये डिसेंड कर रहा है वर्टिकली एट कांस्टेंट स्पीड, नीचे की तरफ ये मूव कर रहा है, जो भी इसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट। जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो उस पर 3 फोर्सेस लगेंगी, इसका वेट, ये रेजिस्टेंस एंड अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है। और जो ये रेजिस्टेंस है वो एफ है। तो कह रहा है कि विच वेट ऑफ मटेरियल मस्ट बी रिलीज फ्रॉम द बलून सो दैट इट असेंड्स वर्टिकली विद द सेम कांस्टेंट स्पीड। अपथ्रस्ट लग रही है ऊपर, या थ्रस्ट हो गई, वेट हो गया डाउनवर्ड। अब जो ए रेजिस्टेंस है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो ए रेजिस्टेंस होगी ना उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। ए रेजिस्टेंस की डायरेक्शन अपवर्ड क्यों होगी? क्योंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट जिस तरफ मूव करता है, ए रेजिस्टेंस हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट होती है। अब चूंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो फोर्सेस सारी बैलेंस्ड होंगी, तो उस वक्त जो उसका वेट होगा वो बराबर होगा अप थ्रस्ट प्लस एफ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें से हम वेट फेंकेंगे निकाल के, इसमें से वेट निकाल के फेंकेंगे, उससे क्या होगा, बलून हल्का हो जाएगा। जब बलून हल्का हो जाएगा तो फिर बलून ऊपर की तरफ जाने लगेगा। अब अगर फर्ज करेंगे इफ सम वेट इज ड्रॉप्ड,
अगर हम वेट इसमें से निकाल के ऊपर से फेंकें नीचे, जब इसका वेट ड्रॉप करेंगे तो हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि अब यही बलून जो है ऊपर की तरफ मूव करे विद वेलोसिटी भी। अब यही बलून जो ऊपर की तरफ मूव करे विद वेलोसिटी भी। अब जब बलून ऊपर की तरफ मूव करेगा तो अपथ्रस्ट तो अभी भी ऊपर ही लग रही है, ठीक है। लेकिन एयर रेजिस्टेंस जो है ना एफ, वो अब नीचे की तरफ लगेगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड हो गई और उसका वेट भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा। लेकिन अब इसके वेट को हम डब्ल्यू डैश कह देते हैं। पहले इसका वेट डब्ल्यू था, अब इसका वेट डब्ल्यू डैश हो गया क्योंकि वेट कम हो जाएगा ना, इसमें से कुछ निकाल के फेंक दिया हमने भी। अभी क्वेश्चन क्या बनेगी, अभी क्वेश्चन ये बनेगी कि डब्ल्यू डैश प्लस एफ बराबर होगा किसके, अपथ्रस्ट। डब्ल्यू डैश प्लस एफ बराबर होगा किसके, अपथ्रस्ट। बराबर होगी अपथ्रस्ट के। अब हमारा हमारा सवाल ये है कि जो हमने वेट फेंका है वो वेट कितना फेंका है नीचे। देखिए हमने जो वेट फेंका है वो हमने वेट कितना फेंका है, जो हमने वेट ड्रॉप किया है नीचे, वो वेट ड्रॉप जो है वो बराबर होगा किसके, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश। यानी कि हमने डब्ल्यू वेट में से डब्ल्यू डैश को माइनस कर देंगे तो वेट ड्रॉप आ जाएगा। अब डब्ल्यू आपका बराबर था अब थ्रस्ट प्लस एफ के माइनस डब्ल्यू डैश आपका कितना है, डब्ल्यू डैश आपका है अब थ्रस्ट माइनस एफ के, ठीक है ना। एफ को मान ले जाएंगे तो डब्ल्यू डैश बराबर आएगा अब थ्रस्ट माइनस एफ के। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बराबर होगा किसके, ये अब थ्रस्ट प्लस एफ माइनस अब थ्रस्ट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस है, अब थ्रस्ट कैंसिल, तो वेट ड्रॉप हो जाएगा 2। यानी कि आपको 2f के बराबर जो है वेट ड्रॉप करना होगा। आप 2f के बराबर वेट ड्रॉप करेंगे तो जो है फिर ये बलून ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो जो वेट ड्रॉप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आपका वेट ड्रॉप जो है वो 2f होना चाहिए। अब क्या ख्याल है, समझ में आई बात कुछ कुछ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी बताना है, क्या बात समझ में आ गई तुम्हारी। जी सर, इसमें मेरा आंसर गलत आ रहा है, 6.5 आ रहा है 6 में। नहीं तो अब जो मैंने सॉल्व किया इसको देखो ना, इसमें तो आंसर एग्जैक्ट 2f ये आ रहा आ है गया, ये आ गया समझ। इसका। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ या नहीं हुआ, इसमें आंसर बस गलत आ रहा है, सॉल्व मैंने किया था। आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा इसमें, सी। 3 आ रहा है। अच्छा, कह रहे कि हॉरिजॉन्टल मैटर बार है पी क्यू, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और उसको पी से हिंज किया हुआ है। डायग्राम को हम ऊपर से देख रहे हैं। Then two forces of 16 Newton and 5 Newton are in horizontal plane and act on end Q as shown in the diagram. So what is the total moment about P due to the two forces? देखिए जो 5 न्यूटन है ना, इसका डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पेवेंट। इसका मोमेंट 5.0 इंटू 0.5, 0.5 क्यों, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, तो हो जाएगा 2.5 न्यूटन मीटर। और उसके ऐसे ऑब्जेक्ट यूं घूमेगा, यानी कि ये क्लॉकवाइज होगा। अब जहाँ तक ताल्लुक है इस वाली फोर्स का, तो इसको आपको कंपोनेंट मालूम करना पड़ेगा। ये कंपोनेंट, तो कंपोनेंट आएगा 16 sin 30। तो ये कंपोनेंट इसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएगा इस तरह से। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 न्यूटन हो जाएगा। और 50 सेंटीमीटर का मतलब है 0.5 मीटर। उसका मूवमेंट होगा 8 इंटू 0.5 यानी कि 4 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसमें 4 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज है और 2.5 न्यूटन क्लॉकवाइज है। तो नेट मूवमेंट क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2.5 यानी कि 1.5 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 1.5 हो जाएगा। सही है, समझ में आ गई बात। जी सर। इसका आंसर ए यानी कि 1.5 न्यूटन मीटर हो जाएगा इसका आंसर।
Question number 7. Which diagram shows a couple formed by two forces, each of magnitude F acting on the rod? इनमें से couple कौन से diagram में? ये तो खैर जाहिर है आता ही होगा तो उन लोगों को जिन्होंने किया होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा वो तो खैर सो रहे हैं पड़े हुए। 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, सर क्वेश्चन 9 सर 12 है। 11 भी 11 12 14 क्या बोल रहे हो भाई? सर 11 क्वेश्चन 9 भी उनसे बोलो, आवाज नहीं आ रही। क्या अगर 11 कह रहे हो? जी सर। इलेवन में आपको जो है ना देखें, ये जो दो फोर्सेज हैं, ये एक फोर्स है, दूसरी फोर्स है, ये क्या बन रहा है? कपल बन रहा है। इसका जो टॉर्क होगा वो होगा F इंटू 1.2, जो जगह 1.2 है, और ये आपको नजर आ रहा है क्लॉकवाइज, ये टॉर्क क्लॉकवाइज घुमाएगा इसको। जो 900 की फोर्स लग रही है वो यहाँ से लग रही है 900, और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर या पिवट वो 0.2 है। इसका जो मोमेंट होगा वो कितना होगा? वो होगा 900 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये बनेगा कितना? 180। 180 क्या होगा? ये इसको ऐसे घुमाएगा, यानी कि एंटी क्लॉक। अब बैलेंस होने के लिए आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट को इक्वेट करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से। तो F बराबर होगा 180 डिवाइड बाय 1.2, ये 150 के बराबर हो जाएगा शायद। ठीक है, 150 आंसर हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा। ठीक आपको है आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। अभी सर वो 12 हो जान गया, 9 का बोल रहा था ना, जान 9 का बोल रहा था, उसको 9 तो बता। 39। देखो ये एक क्यूब है, इसकी डायमेंशन है L बाय L बाय L, इसको बिल्कुल सेंटर से नहीं किया। सर 9 सर 9 क्वेश्चन 9 9 सॉरी। अभी इसमें टॉर्क भी तो बताना है यार, क्या 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 टेंशन है। ये तो ये फोर्सेस है दोनों, उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस b है, तो F इंटू बी आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, टॉर्क के लिए आपको पिवट की जरूरत थोड़ी होती है। टॉर्क के लिए तो आपको ये देखना पड़ता है कि दोनों फोर्सेस जो है पैरेलल, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर। दोनों फोर्सेस F के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस b है, तो बस आंसर F इंटू बी हो जाएगा। अब इन बीच में कहीं भी पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, टॉर्क यही रहेगा, टॉर्क ही रहेगा, F इंटू बी रहेगा। और लाइक इसके बाद मेरा ये प्रैक्टिस तो खत्म हो गई। 12 अगर आप लोगों ने किए तो बताएं अगर इसमें कोई इशू है तो। सर 12 में आंसर सही नहीं आना था 12 का कौन सा क्वेश्चन? सर। वो सॉरी, अच्छा एक्सरसाइज 12 या 12 क्वेश्चन 12? सर क्वेश्चन 12 था, 12 का कौन सा क्वेश्चन? एक्सरसाइज 11 का 12 का 12? 11 का 12। 11 का 12? डायग्राम है उस यूनिफॉर्म बीम। यूनिफॉर्म बीम मतलब है कि उसका वेट बिल्कुल सेंटर में होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा 1.5 मीटर का, और पिवट से डिस्टेंस होगा उसका 0.5 मीटर। ठीक है, उसका वेट 50 न्यूटन है, यानी कि ये 50 न्यूटन का वेट है, और सपोर्टेड ऑन पिवट 1 मीटर फ्रॉम द वेट W एंड फ्रॉम द व्हाट इज द वेट W। भाई तो बहुत ही आसान है, इसमें W इंटू 1 बराबर होगा 50 इंटू 0.5, W बराबर होगा 25 के। ये आंसर नहीं आ रहा इसका? अच्छा सही, मेरा डी आ रहा था, ठीक हो गई। सर 13 समझा दो, इसका 0.5 आंसर गलत आ रहा है। कौन सा? 13। रीडिंग का आंसर गलत आ रहा है। कह रहे हैं ये चारों डायग्राम में से कौन से डायग्राम जो है ना वो इक्विलिब्रियम है। तो देखिए तो इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता। ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसको चेक कर लेते हैं। क्लॉकवाइज है 10 इंटू 5 यानी कि 50, और एंटी क्लॉकवाइज है 15 इंटू 4 यानी कि 60।
ये भी बैलेंस नहीं है। यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज है 14 into 5 यानी कि 70, और एक यहाँ पर उल्टा ऑपोजिट 2 5 are 10 and 15 4 are 60 plus 10 70। ये अलग एक्टिविटी अपने टी में देखने क्या मसला है। 15 into 5 75, 10 into 2.5 and 5 into 5 5 into 5 25। तो अभी जो इक्वल आ रहा है 70 और 70 जो इक्वल आ रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो सी में आ रहा है, तो सी वाली डायग्राम जो बैलेंस है। सी आंसर है इसका। देखो ना जी क्वेश्चन सर नंबर सही है 13 का आंसर है। सही है। सर। 14 में 60 का कोई कंपोनेंट बनेगा क्या? 14 में 60 का कंपोनेंट बनेगा। इसमें बनेगा ये अच्छा 60 जो है वो तो इस धागे पे लग रही है ना 60 ऊपर के। आपको जी तो यहाँ से डिस्टेंस लेना, तो यहाँ पर आपको ये कंपोनेंट 60 ठीक। sin 30। जब आपको 60 sin 30 लगाना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस है आपका 2 मीटर, ठीक है। और पिवट से जो आपका डिस्टेंस है वो पता नहीं कितना है, वो 160 होगा या 1.6 मीटर होगा, ठीक है। तो वो तो बार आप खुद देख ही लेंगे, आप लोगों ने निकाल ही लिया होगा। आप लोग सॉल्व करूँ उसका, ये हो जाएगा सॉल्व ये। हो जाएगा हो जाएगा। चले सही है। एक्सरसाइज 12 की थी आप लोगों ने? अब एक्सरसाइज 12 की थी आप लोगों ने? जी सर की थी। इसमें बताएं शूज हैं इसके अंदर कर दो। सर क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 ये कह रहे हैं 3 फोर्सेस लग रही हैं, इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब है सबसे पहले सबसे छोटे फोर्स लिखें, फिर उससे बड़ी जो है लिखें, और सबसे आखिर में सबसे बड़ी लिखें। अब देखें डब्ल्यू नीचे की तरफ लग रहा है, और एच का कॉम्पोनेंट ये भी नीचे की तरफ लग रहा है, और टी का एक कॉम्पोनेंट ऊपर लग रहा है और एक कॉम्पोनेंट। तो अगर देखें आप गौर से, तो टी का जो कॉम्पोनेंट है वो डब्ल्यू और एच के वर्टिकल कॉम्पोनेंट दोनों को बैलेंस कर रहा है। मतलब ये कोई टी यहाँ पर सबसे बड़ी फोर्स है। टी अगर यहाँ पे सबसे बड़ी फोर्स है तो उसको सबसे आखिर में आना चाहिए ऑर्डर में, और सबसे आखिर में जो टी ऑर्डर में आया वो सिर्फ ऑप्शन सी में ही आया। लिहाजा आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर सी है। अच्छा ठीक ठीक है नहीं सर। बात, मतलब मैंने शॉर्टकट बना लिया, मैंने तीनों को देखा ही नहीं, मैंने सिर्फ ये देख लिया सबसे बड़ी फोर्स कौन सी। इस डायग्राम में सबसे बड़ी फोर्स मुझे टी लग रही है, तो सबसे बड़ी फोर्स जो है सबसे आखिर में आना चाहिए ऑर्डर में। तो मैंने देखा टी जो सबसे आखिर में लिखी है सिर्फ ऑप्शन सी में लिखी है, तो ऑप्शन सी आंसर है ऐसे। और बोले 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये जो है ना अपना क्वेश्चन नंबर 4 तो सही। 4 5 6 7, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना ये डिफॉर्मेशन के चैप्टर का। तो ये आपने अगर किया भी होगा तो शायद नहीं हो पाया होगा आपसे। अगर नहीं किया होगा तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर किया होगा तो शायद नहीं हो पाया होगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 सर 10 11 10 10 10 10। 12। अच्छा ये कह रहे हैं कि आपने जो है ना एक पिक्चर को दीवार पे लटकाया हुआ है धागा बांध के। पिक्चर का वेट है 4.2 किलोग्राम। तो बताएं इसमें टेंशन कितनी है? तो देखिए ये दोनों जो है ना, इन दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा टी टेंशन। अगर मैं धागे में टेंशन टी ले लूँ, बराबर होगा टी साइन 25 डिग्री टी साइन 25 डिग्री, उसका भी होगा टी साइन 25 डिग्री ऊपर की तरफ। और दोनों बैलेंस कर रहे हैं किसको? वेट को। वेट बराबर होगा एम जी के। तो 2t साइन 25 यानी कि 2t साइन 25 मिलकर एम जी को वेट को बैलेंस कर रहे हैं। तो 2t साइन 25 बराबर होगा मास इसका 4.2
की वैल्यू 9.8, तो टी बराबर हो जाएगा 4.2 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 25। देख लो क्या आंसर आ रहा है इसका। डिवाइड करके देख लो, आंसर आ जाएगा इसका। सर 8 भी समझा दें। 8 में कह रहा है कि भाई देखो ये एयर कंडीशनिंग आपने रखा हुआ यूनिट, तो इस पर हमने पॉइंट पी पे और पॉइंट क्यू पे जो फोर्सेस लगनी है किस डायरेक्शन में। देखिए बीम पे जो जब आप रखेंगे तो एक तो वेट है वो जो कि आगे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है, वेट जो है नीचे की तरफ लगेगा। दूसरा ये कि ये जो है इसको, ये वेट बीम को आगे की तरफ इधर खींच रहा है ऊपर। अब इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी और एक फोर्स राइट की तरफ लगेगी। तो जो डायरेक्शन में बनाएंगे फोर्स की, मतलब सी में बन रही है ना शायद। सी आंसर है इसका, वो वेट का आंसर सी है। सर बी आंसर। वेट का बी आंसर है, अच्छी बात है। वेट का बी आंसर है। दोबारा देखते हैं कहाँ चला गया ये रहा। ऑलराइट, इसमें वेट तो नीचे की तरफ लग रहा है, फोर्स चाहिए किस पे? अच्छा बीम पे फोर्स चाहिए, एंड ऑफ द बीम, ठीक है। बीम पे जो फोर्स लग रही है वो इस तरह से लग रही है, ये ये बीम जो है इसको एक कंडीशनिंग यूनिट को सपोर्ट कर रहा है, तो इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है इसके ऊपर। दूसरा ये बीम को इस तरफ भी जो है वो खींचेगी, तो दीवार पर रिएक्शन जो आएगा ऊपर की तरफ आएगा, बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन जब सपोर्ट को यहाँ पे रखेंगे तो उसका वेट जो है बीम पर डाउनवर्ड लगेगा, डाउनवर्ड लगा। इसके अलावा बीम जो है इसको आगे जाने से रोक रहा है, तो बीम के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो कहाँ लग रही होगी? बैकवर्ड लग रही है, ठीक है। अब इस बैकवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर दीवार पर जो रिएक्शन आ रहा होगा फॉरवर्ड आ रहा होगा, और वेट को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड फोर्स लग रही है। तो ऐसे डायग्राम बी में बनी सही, ठीक है, बी आंसर होगा। ठीक है, तो बी आंसर होगा। असल बात यह है कि फोर्सेस बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो अगर कोई भी डाउनवर्ड फोर्स है तो उसके लिए जवाब में अपवर्ड फोर्स होनी चाहिए, और राइट पे अगर कोई फोर्स लगी तो उसके जवाब में लेफ्ट पे फोर्स लगनी चाहिए, ताकि फोर्सेस बैलेंस। और बोलो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मेरे ख्याल से के नहीं है शायद आगे, या की है आगे। सर क्वेश्चन 11। कह रहे एक पतंग है जो कि इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। एक पतंग है जो कि इक्विलिब्रियम में है, उस पतंग का करना ही है। कह रहे एक पतंग है जो कि इक्विलिब्रियम में है, और एक धागा उसमें बांधा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि the kite has three forces acting on it: the weight, the tension
and the force from the wind. The vector diagram represents the forces acting on the kite. ठीक है, देखें ये बहुत सिंपल है. जब भी कोई चीज इक्विलिब्रियम में होती है तो क्लोज वेक्टर ट्रायंगल बनती है. क्लोज वेक्टर ट्रायंगल का मतलब ये है कि उस ट्रायंगल में कोई भी रिजल्टेंट नहीं होना चाहिए या उसके सारे एरो एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए. अगर जो पहला वाला एरो है वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज है, तीसरा भी एंटी क्लॉकवाइज. बस ये आंसर है. इसमें तीनों एरो सेम डायरेक्शन में, इसमें कोई भी रिजल्टेंट नहीं है, यानी कि किसी भी कॉर्नर पर आपको हेड हेड और टेल टेल नहीं मिलेगा. यहाँ पे देखेंगे ये एरो क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन ये वाला एरो क्लॉकवाइज. यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन ये वाला क्लॉकवाइज. ठीक है, तो तीनों एरो सेम डायरेक्शन में सिर्फ ए में. जो क्लोज वेक्टर ट्रायंगल मैंने बनाई थी, पढ़ाई थी ना आपको, सबसे पहला टॉपिक यही था क्लोज वेक्टर ट्रायंगल में. सबसे पहले क्वेश्चन भी हमने किए. भारत, सर तो और कोई 14 के सवाल है तो सी बताएं का इसके अलावा 1, आप लोगों के पास. 14 के सी का 1. 14 में कह रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सर इसका C1, C1. explain reference to by reference to the forces acting on the tanker, explain how the tanker may be described as being in equilibrium. देखिए ये जो है ना कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. अब जो ये रिजल्टेंट फोर्स होगी ना इन दोनों की, अगर मैं फर्स्ट यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाता हूँ साबित यूं करके, अगर पैरेललोग्राम बनाऊं एक, तो दोनों की रिजल्टेंट फोर्स इस तरह होगी. रिजल्टेंट फोर्स होगी, इसके अगेंस्ट जो है टैंकर के टायरों के नीचे क्या लग रही होगी, फ्रिक्शन लग रही है. और वो फ्रिक्शन जो होगी वो इस रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होगी, इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो अगर जो रिजल्टेंट फोर्स इस पे लग रही है बिकॉज ऑफ टेंशन T1 एंड T2, तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो हो गई. और जब नेट फोर्स जीरो हो जाती है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो फिर इक्विलिब्रियम में होती है. ठीक है, जवाब क्या होगा, इसका जवाब ये होगा कि द रिजल्टेंट ऑफ T1 and T2 is equal and opposite to the force of friction due to which the net force is equal to 0. And system is in equilibrium. ठीक है, और सिस्टम जो इक्विलिब्रियम है. ठीक है, और इसके अलावा वो लोग प्रैक्टिस 13 की है नहीं की. सर 1 इसका करना है क्या, 13 का सॉल्व नहीं हुआ ये. हाँ करना है, क्यों नहीं करना. सर हुआ ही नहीं है यार. सॉल्व नहीं हो रहा. नहीं. देखो कह रहे हैं P के एक एटम का मास है mp और Q के एक एटम का मास है mq. और np का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर P, और nq मतलब है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर Q. तो कह रहे हैं कि P की डेंसिटी जो है Q की डेंसिटी से ज्यादा है. तो इन चारों में से कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा. तो डेंसिटी ऑफ P is greater than density of Q. इसका मतलब ये होगा कि मास ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ P, डेंसिटी ऑफ P हो गया, इट शुड बी ग्रेटर देन मास ऑफ Q डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ Q. तो ये डेंसिटी ऑफ P डेंसिटी ऑफ Q से ज्यादा है. अब P का मास कैसे आएगा, P का मास आएगा नंबर ऑफ एटम्स
of P multi number of atoms of P multiply by mq, ये mass of P हो जाएगा and divide by volume of P is greater than number of atoms of Q multiply by mq divide by volume of P. समझ आई कुछ बात? अगर हमें P का मास चाहिए तो P में जितने भी एटम्स हैं उन नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन एटम कर देंगे. सही. P में जितने भी एटम होंगे उस नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन एटम करेंगे तो P का मास आ जाएगा. P के मास को वॉल्यूम ऑफ P से डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी ऑफ P होगी. अब जरा ये देखें जो मैंने ये लिखा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ P डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ P, ये क्या चीज हो गई? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ P डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ P हो गई नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि बेसिकली क्या हो गया NP हो गया. ऐसे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Q डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ Q, ये क्या हो गया? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Q पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि NQ हो गया. सही. बना क्या? NP इज ग्रेटर देन NQ ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? सी में लिखा है. आंसर हो जाएगा. ठीक है. और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सर 6 में आंसर गलत आ रहा है. 6 में आंसर गलत आ रहा है. ये कह रहा है कि ये वाटर है और ये ऑयल है, दोनों की मिला के डेप्थ 2000 है और बिल्कुल एंड में जो प्रेशर है वो 17.5 मेगा पास्कल है. पानी की डेंसिटी जो 1000 है, ऑयल की डेंसिटी 830 है. तो बताएं एक्स कितना है? तो बहुत ही आसान है भाई. देखिए पहली बात तो ये कि यहाँ पर आपका टोटल प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है? टोटल प्रेशर आ रहा है 17.5 मेगा पास्कल. टोटल प्रेशर किस वजह से? ऑयल की डेप्थ है x, तो ऑयल की वजह से जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? ऑयल की डेंसिटी है 830, जी की वैल्यू क्या होती है 9.81 और ऑयल की डेप्थ कितनी है x, प्लस वाटर की वजह से प्रेशर कितना है? वाटर की डेंसिटी है 1000, जी की वैल्यू 9.8 और वाटर की डेप्थ कितनी है? वाटर की डेप्थ है 2000 माइनस x. अब 17.5 मेगा पास्कल का मतलब है 175, ये क्या चले डेसी उसमें लिख दें इसमें पावर 1.75 एक्सपोनेंट 7. ठीक है. 17.5 मेगा पास्कल मतलब क्या हो गया? 1.75 एक्सपोनेंट 7 हो गया. बाकी ये बराबर है 830 इंटू 9.8 इंटू एक्स के. ये कितना बनेगा भाई? 830 इंटू 9.81, ये बनेगा 8142.3x प्लस 1000 इंटू 9.81 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9081. जी. 9810 ये होगा ना 9810 मल्टीप्लाई बाय 2000 माइनस x. ये बनेगा आपका टोटल 1.75 एक्सपोनेंट 7 equals to 8142.3x minus 9810x and plus 9810 multiply by 2000. ये आएगा 1.962 एक्सपोनेंट 7. ठीक है. तो ये बन जाएगा आपका टोटल. इसको उधर ले जाएं आप. आएगा 2120,000 और ये इसका डिफरेंस कितना आएगा? दोनों एक्स का डिफरेंस 9810 माइनस 8142.3 1667.7 है.
तो x बराबर होगा भाई आपका 2120 123 डिवाइडेड बाय 1667.7, ये आएगा तकरीबन 1271 मीटर। राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1270 मीटर। डी आंसर हो जाएगा भाई। अविनाश भाई सर पीछे बी सॉल्यूशन लिख लें लिखा अभी? हुआ था सर। अच्छा बी हो लिख गया, दो, सही 76 सही का सही आंसर भी सही। लिखा हुआ। ठीक है सर। सर डी है डी है डी इल्जाम है तो नहीं डी लगा है रहे? डी है डी हो गया हो गया। इल्जाम लगा रहे हो यार तुम, ये तो इल्जाम है यार, ये तो सर गलती से देख डी लिया। तो लिखा हुआ है। सर उर्दू में 9 कौन से यार, ये तो ज्यादा। इतनी मेहनत। 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर 100 किलो पास्कल है और सी वाटर की डेंसिटी इतनी है। सो एट विच डेप्थ इन द सी वुड द टोटल प्रेशर बी 110 किलो पास्कल? देखो भाई, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 100 किलो पास्कल। बस फिर आप डेप्थ एक्स में गए आप, तो डेप्थ एक्स में गए, टोटल प्रेशर यहाँ पर जो होगा वो कितना होगा? इस जगह टोटल प्रेशर आपका होगा, एक तो 100 किलो पास्कल होगा और प्लस एक प्रेशर होगा डेप्थ की वजह से, रो जी एक्स। कह रहा है कितनी डेप्थ में जाके टोटल प्रेशर 110 किलो पास्कल। ये जो टोटल प्रेशर बनेगा इसका डेप्थ में जाकर 100 किलो पास्कल का मतलब 100,000 प्लस रो जी एच। रो कितनी है, डेंसिटी कितनी है? 1020, और जो है वो 9, इसकी वैल्यू कितनी है? 9.81। और एक्स डेप्थ है, कितनी डेप्थ है कि टोटल प्रेशर आपका है 110,000 पास्कल। तो 100,000 को वहां ले जाएं तो 1020 इंटू 9.81 इंटू एक्स बराबर होगा किसके? 10,000। एक्स बराबर होगा आपका 10,000 डिवाइड बाय 1020 इंटू 9.8। देख लो क्या आंसर आ रहा है इसका। 020 मल्टीप्लाई बाय 9.81। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाय 10,000 6.2, तकरीबन 1 मीटर हो जाएगा। 10,000 डिवाइड बाय 10,000 6.2, 0.999 मीटर, यानी कि तकरीबन 1 मीटर आंसर है। ठीक है, तो ए आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। चेक कर लो जरा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए है। जी सर जी सही है। यस, ठीक है भाई। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। बाकी ये कि आपकी ये प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी हो गई। अब आप लोगों को करना ही है कि अब आप लोगों की जो नेक्स्ट क्लास है वो कब है? आप लोगों की नेक्स्ट क्लास अब परसों है ना? जी अब आप लोग ये करें अब आप लोग ये करेंगे, जो आपकी बुक 1 है उसके प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करें। ये बताएं कि आप लोग जो है, आप लोग के पास ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें स्टाइलस हो, यानी कि आप उस पर लिख सकें? थैंक्स। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं आप लोग। अगर मैं आप लोग को जो है वो, बल्कि नहीं कर सकते यार आप लोग। अच्छा, चले, मैं कुछ असाइनमेंट्स के बारे में सोच रहा था। मैं जो सोच रहा हूँ वो सोचकर मैं आप लोगों को ग्रुप पे बताता हूँ, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे क्या करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग बाकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करें, बुक 1 की प्रैक्टिस एक्सरसाइज करें कंप्लीट। और रिवीजन क्लासेस तो आपकी चल ही रही हैं। कल मैंने जो चैप्टर 2 की रिवीजन क्लास ली थी, अब कल उसको कंटिन्यू करेंगे उसी को। और कब कंटिन्यू करेंगे? आज कल में करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बताता हूँ फिर आपको। ठीक, चलें, सही, ओके।